एक डरावने और डार्क कमरे में यीजी अपने घुटने पर बैठ के रोता है और कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करता क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। एक अननोन लड़की आती है और यीजी को गन से शूट करके एक प्लेन से गिरा देती है। यीजी के सर में गोली से सुराख होने के बावजूद भी वो अपनी आंखें खोलता है। ये सब 7 साल पहले शुरू हुआ जब यीजी एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था और रास्ते में भागता हुआ एक आदमी इससे टकराता है। फिर वो आदमी रोड पर एक गाड़ी से जाके टकरा जाता है। यीजी इस आदमी को चेक करता है और वो आदमी यीजी को डराता हुआ उसका हाथ जोर जोर से हिलाने लगता है। इंटरव्यू में भी ये चीज यीजी को फोकस नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो कोई भी जवाब अच्छे से नहीं दे पाता और इसीलिए वो ये जॉब खो देता है। अब क्योंकि यीजी को जॉब नहीं मिल पाती तो वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने लगता है। इसके लिए उसे कई छोटी मोटी नौकरियां भी करनी पड़ती हैं। यीजी के पास उसके पेरेंट्स का भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे थे और उसकी मदर भी साफ सफाई का काम करके पहले ही बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चला रही थी। यीजी काफी कंपनीज में अपनी रिज्यूमे भेज रहा था बट हर जगह से मायूसी नजर आ रही थी। अपनी जिंदगी के 7 साल इतनी नाकामियां देखने के बाद फाइनली यीजी को एक बड़ी कंपनी से दोबारा इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यूअर का नाम टाइयू था। वो यीजी की रिज्यूमे से काफी इम्प्रेस था और यीजी को भी काफी पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी इस मीटिंग को लेके। अभी यीजी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है जो बताता है कि जितना भी पैसा उन्होंने अपने दूसरे दोस्त की डील में इन्वेस्ट किया था वो लॉस में चला गया है क्योंकि वो इंसान पैसे लेके गायब हो गया है। यीजी भागकर अपने दोस्त के अपार्टमेंट पर जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि ये यीजी की जिंदगी भर की सेविंग्स थी। वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है जब तक कि उसके अपने घुटने पर चोट नहीं लगती। प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की वजह से पुलिस यीजी को अरेस्ट कर लेती है। यीजी उनसे कहता है कि आप मेरे दोस्त को अरेस्ट करें। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि एक फेल्ड बिजनेस की इंटेरोगेशन इलीगल है। शाम को यीजी इसकी गर्लफ्रेंड जीसू से मिलने आता है जो कि एक कार से बाहर निकल रही थी और एक आदमी उसको कुछ फ्लावर्स देता है। जैसे ही वो आदमी वहां से जाता है यीजे जीसू के पास जाता है जो स्मेल कर लेती है कि यीजे ने शराब पी है। वो बताती है कि अब इस महीने वो ज्यादा काम नहीं कर सकती और वो यीजे को एक इन्वेलप पकड़ाती है। यीजे समझता है कि वो उस पर रहम खा के उसको पैसे दे रही है और उसको एहसास होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड पे एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं है। यीजे को पता था कि अब उनका रिश्ता काम नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब यीजे अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने काफी महीने से रेंट ना देने की वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया है। यीजे की सब चीजें बाहर बारिश में भीग रही थी। वो जितना ज्यादा सामान बचा सकता था बचाने लगता है बट सैडली उसके पास कोई कमरा नहीं था, इसलिए उसका काफी ज्यादा सामान जाया हो जाता है। एक रात ऐसे जमीन पर सो के गुजारने के बाद यीजे को कंपनी से मैसेज आता है कि वो अपने इंटरव्यू में फेल हो गया है। एक और मुसीबत अपने सर पर टूटने के बाद यीजे फैसला करता है कि बस अब बहुत हुआ और वो सुसाइड करने का फैसला करता है और उसके सेल पर उसकी माँ की कॉल को भी इग्नोर करता है। एकदम से अंधेरा छा जाता है और कुछ सेकंड बाद यीजे देखता है कि वो एक प्राइवेट प्लेन में है। जब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो डर जाता है क्योंकि उसका चेहरा बदल गया था और तब भी वो अपने साथ उसी अननोन लेडी को देखता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उस लेडी के हाथ में उसका डेथ नोट होता है जिसको वो मैजिक से जला देती है और वो अपने ग्लासेस उतार के अपनी लाल आंखें दिखाती है। एकदम से यीजी एक बहुत ही भयानक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहां लाल रंग के समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ा टावर था और बहुत सारे डीमंस उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की बताती है कि उसका नाम डेथ है और यीजे को वो यहाँ पर सजा देने आई है क्योंकि यीजे ने उस लड़की को हर्ट किया है। वो उसे गर्दन से पकड़ के किनारे से दूर फेंकती है जहाँ वो शैतान उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यीजे उस समुद्र में गिरता है तभी उसकी आंख उस प्लेन में खुलती है। वो लड़की बताती है कि यीजे यहाँ भी मरेगा और वो लड़की यीजे को पनिशमेंट के तौर पर 12 बार और मारेगी। यीजे की सोल 12 अलग अलग लोगों में एंटर होगी जो दर्दनाक मौत मरने वाले होंगे और लास्ट पर यीजे भी हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन अगर उसने उन लोगों की बॉडीज में आने वाली उनकी मौत को टाल दिया तो यीजे उनकी लाइफ जी सकता है। यीजे को इन सब मौतों की परवाह नहीं थी क्योंकि वो तो पहले ही सब खत्म कर देना चाहता था। जैसे ही डेथ एंजल वहां से गायब होती है वैसे ही वो प्लेन एक तूफान में फंस जाता है। यीजे डर के जल्दी से सेफ्टी बैग्स पहन लेता है और अपनी सीट बेल्ट बांधने लगता है। तभी उसकी फ्लाइट अटेंडेंट आके कहती है कि ये बस छोटी मोटी सी गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और वो फ्लाइट अटेंडेंट यीजे को अकेला छोड़ देती है। यीजे अभी भी कंफ्यूज था लेकिन वो फिर अपने आसपास की चीजें देखने लगता है और यीजे को पता चलता है कि वो बहुत ही अमीर आदमी की बॉडी में है। थोड़ी ही देर में यीजे के दिमाग में एक चमकदार सी चीज एंटर होती है और उसको उस आदमी की लाइफ के बारे में विजन्स दिलवाती है कि वो कौन है। वो आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का सीईओ है जहाँ पर यीजे ने भी अप्लाई किया था और वो खानदानी रईस था। टाइयू इसका बड़ा भाई था और बचपन से ही वो हर चीज में कंपटीशन करता था, इस बात में भी कि कंपनी को कौन चलाएगा।
इसके दिन रात मेहनत ने इसके फादर का दिल जीत लिया और इसके फादर ने इसको कंपनी का सीईओ बना दिया। रीजे इस लाइफस्टाइल से बहुत खुश था और वो सोचता है कि वो ऐसे ही जिएगा, लेकिन तभी प्लेन के इंजन में आग लग गई। प्लेन जोर से नीचे गिरने लगा और सारी चीजें भी नीचे की तरफ गिरने लगी। रीजे सब चीजों को बचाता हुआ अपनी सीट पर गया और सीट बेल्ट लगाई। पायलट प्लेन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। प्लेन के साइड पर एक होल हो जाता है जो पायलट और उस फ्लाइट अटेंडेंट को प्लेन से बाहर खींच लेता है। रीजे बस अपनी सीट पर बैठा हुआ आग को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। जल्द ही आग पूरे प्लेन में लग जाती है और रीजे भी जलकर मर जाता है। उसके बाद रीजे एक डार्क रूम में उठता है जो और भी ज्यादा क्रीपी था। वहां एक बड़ा सा दरवाजा था जिसमें से रोशनी आ रही थी और एक डेस्क जिसके सामने वही डेथ एंजल थी। इस डेस्क पे एक क्लॉक थी जो कि इंडिकेट करती थी कि रीजे के पास कितनी जिंदगियां बाकी बची हैं। अपनी गन में गोलियां डालते हुए वो डेथ एंजल रीजे को कुछ चीजें समझाती है। वो बताती है कि जिन लोगों की बॉडीज में रीजे जा रहा है उनकी सोल्स पहले ही मर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रीजे उनकी लाइफ को चुरा रहा है, वो बस उन बॉडीज को एक दूसरा मौका दे रहा है। अगर वो इन सब बॉडीज में सर्वाइव ना कर सका तो उसको हेल में डाला जाएगा। और फिर वो एंजल उसको जहन्नुम की एक झलक दिखाती है। वो रीजे को पकड़ती है और डोर से बाहर ले जाती है, जहाँ वो बहुत ही खौफनाक चीजें देखता है। जब डेथ एंजल रीजे को बाहर लाती है तो वो गिड़गिड़ाने लगता है। ये मूवी का वही सीन था जो हमने शुरुआत में देखा था। उसे समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसे हेल में जाना होगा। जिस पर वो डेथ एंजल कहती है कि इससे पहले कि मौत तुम्हें ढूंढती, तुमने मौत को खुद अपने लिए ढूंढ लिया है। वो कहती है कि ये तुम पर है, तुम क्या डिसाइड करते हो। अगर तुमने एक भी बॉडी की जान बचा ली तो तुम हेल में जाने से बच सकते हो। रीजे डिसाइड करता है कि अब वो सेकंड बॉडी में जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। तभी डेथ एंजल रीजे के सर में गोली मार देती है। रीजे देखता है कि वो अपनी सेकंड बॉडी में एंटर हो गया है, जहां वो एक स्पोर्ट्स जंप सूट पहने नीचे गिर रहा था, लेकिन उसके पास पैराशूट नहीं था। वो घबराता है और तभी वो देखता है कि उसके साथ 3 और लोग जंप कर रहे हैं जिनके पास कैमरास हैं। उनमें से एक आदमी रीजे को पकड़ लेता है। तभी वो पहले वाली रोशनी दोबारा से रीजे के दिमाग में एंटर होती है। ये बॉडी एक एडवेंचरर की थी जिसको खतरनाक खेल बहुत पसंद थे। वो अब तक बहुत से पागलपन वाले चैलेंजेस कर चुका था और तो और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी था। आज वो मीलों की ऊंचाई से बिना पैराशूट पहने जमीन से कुछ ऊपर एक नेट पर जंप करने वाला था। ये इवेंट नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा था और अगर वो ये कर लेगा तो उसका स्पॉन्सर उसे $3 बिलियन देगा। स्पॉन्सर का चेहरा तो उसे याद नहीं था, बस उसके हाथ में वो लाइटर रीजे को याद आ रहा था। इतने सारे पैसे कमाने के लिए रीजे ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और दूसरे आदमी से खुद को दूर कर लेता है। अब वो तेज स्पीड में नीचे आ रहा था। उस बॉडी की रूह ने चाहे उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी बॉडी की काबिलियत अभी भी जिंदा थी, इसलिए रीजे भी कॉन्फिडेंट था। जब वो नेट के करीब पहुंचता है वो उस नेट की जगह जमीन पर गिर जाता है और मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है। रीजे की आंख दोबारा उसी डार्क रूम में खुलती है। वो कहता है किसी को ऐसे बिना बात के गुनाहगार ठहराना ठीक नहीं है। डेथ एंजल उसको सेल्फिश कहती है क्योंकि वो अभी भी ये नहीं मान रहा था कि रीजे की अपनी लालच की वजह से वो आदमी मरा है। तभी वो डेथ एंजल उसे दोबारा गोली मारकर उसकी थर्ड लाइफ में भेज देती है। इस बार वो एक स्कूल गोइंग टीनेजर की बॉडी में आता है और देखता है कि उसका एक क्लासमेट उसी पैराशूट वाले इंसान की वीडियो देख के हंस रहा है जिसकी बॉडी में रीजे कुछ देर पहले था। रीजे को इससे पता चलता है कि ये सब जिंदगियां आपस में जुड़ी हुई हैं। वो उस लड़के को मारने के लिए सोच रहा होता है। तभी वो लाइट दोबारा से रीजे के दिमाग में एंटर करती है। जब ये बच्चा 5 साल का था तभी इसके फादर की डेथ हो गई और इसकी माँ ने इसको पाला। वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। वो बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको स्कूल आने से नफरत है क्योंकि जिंगसेंग और उसके दोस्त इस बच्चे को बहुत बुली करते हैं, मारते हैं, घटिया प्रैंक करते हैं, जैसे कि उसके सर पर दूध फेंकना और उसे रिकॉर्ड करना। लेकिन वो नहीं चाहता कि उसकी माँ परेशान हो, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। अब इस बच्चे को स्कूल एक जहन्नुम लगने लगी थी और उसके आसपास के लोग वहाँ के डीमंस। तो वो सुसाइड करने के लिए सोचता है। रीजे खुश होता है कि इस बार सरवाइव करना सबसे आसान है, बस उसे खुद को सुसाइड करने से रोकना है। तभी जिंगसेंग उसके पास आता है और कहता है कि मुझे दूध ला के दो और उसके सर पर एक थप्पड़ मारता है। रीजे सोच लेता है कि अब वो बेचारा नहीं बनेगा और वो एक चेयर से उसको मारने लगता है। जिंगसेंग का दोस्त उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रीजे उसे भी मारता है और वो जिंगसेंग को खिड़की से फेंकने की धमकी देता है और उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तभी कोई रीजे को नीचे फेंकता है। ये ताई सियोक है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है और बहुत जल्द वो रीजे को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। उसके बाद वो और उसके दोस्त रीजे को पकड़ लेते हैं ताकि जिंगसेंग रीजे को पंच मार सके।
पूरी क्लास ये सब खौफ के साथ देख रही थी। तभी वहाँ उनके टीचर्स आ जाते हैं और सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। लेकिन क्लास के बाद वो लड़के यीजी को दोबारा पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। और इस बार ताएसियोक को भी लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो जिंगसैंग से रुकने का कहता है, लेकिन जिंगसैंग मना कर देता है। लेकिन जब उसकी क्रश वहां आती है तो वो फाइनली रुक जाता है। तभी यीजे जब उस बच्चे के कमरे में जाता है तो वहां वो उस बच्चे की माँ की पिक्स और उसके लिखे हुए नोट्स देखता है, जो उसे उसकी पुरानी यादों में ले जाता है। उसकी माँ भी उसके लिए डिनर बना के काम पर जाया करती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती थी और जिसकी वजह से कई बार यीजे को उसकी माँ की मदद करनी पड़ती थी। जब उस लड़के की माँ घर आती है तो वो अपने बेटे का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत खुश होती है, जबकि यीजे की आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि उस लेडी में यीजे को अपनी माँ नजर आ रही थी। अगले दिन यीजे ताएसियोक के पास बाथरूम में जाता है और पूछता है कि वो जिंगसैंग के आगे पीछे क्यों घूमता है, जबकि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो बताता है कि स्कूल का असल बॉस तो सीनियर स्टूडेंट है, जिसके गैंग का मेंबर जिंगसैंग है। अगर वो जिंगसैंग से पंगा लेंगे तो सीनियर स्टूडेंट उनका चूरन बना देंगे। लंच टाइम में जिंगसैंग यीजे के पास आता है और उसके लंच बॉक्स में उसका फेस डाल देता है, जिसके रिटर्न में इस बार यीजे अपने लंच बॉक्स के नूडल्स जिंगसैंग के सर पर उल्टा देता है। तभी यीजे वहां से भाग जाता है। जिंगसैंग ताएसियोक को कहता है कि वो यीजे को पकड़े, बट वो मना कर देता है और कहता है कि उसे खाना खाना है और वो जाके अपना मुंह धो ले, जिसको सुन के सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यीजे ने ताएसियोक को ये सब करने के लिए बोला था कि वो इस सब के बीच में इंटरफेयर ना करे। उसके पास एक प्लान है। गुस्से में डूबा हुआ जिंगसैंग सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि वो उसकी मदद करें और वो गैंग जल्द ही झगड़ने के लिए क्लासरूम में आ जाता है। जब गैंग लीडर देखता है कि जिंगसैंग ने उसको एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए बुलाया है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि जिंगसैंग डरपोक है, जो एक छोटे से बच्चे से डील करना भी नहीं आता और वो नहीं चाहता कि उसके गैंग में ऐसे बुज़दिल रहें। वो जिंगसैंग को कहता है कि आज के बाद हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना। अपनी खुशी मनाता हुआ यीजे जिंगसैंग पर हंसता है और जब जिंगसैंग यीजे को मारने लगता है तभी ताएसियोक जिंगसैंग को मारता है। अब कोई भी स्कूल में जिंगसैंग से नहीं डरता और जिंगसैंग जब घर जाने लगता है तो वो देखता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके सीनियर के साथ है। शाम को यीजे जब वॉक कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से होने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से ट्रक का ड्राइवर टाइम पर ब्रेक लगा लेता है। ट्रक से बचने की एक्साइटमेंट में यीजे पीछे से आने वाले जिंगसैंग की आवाज नहीं सुन पाता और थोड़ी ही देर में जिंगसैंग यीजे के सर में ईंट मार के उसे बेहोश कर देता है और वो उसको मार मार के जान से मार देता है। यीजे दोबारा से उसी डार्क रूम में उठता है और डेथ एंजल पर चिल्लाने लगता है। इस पे वो डेथ एंजल उसे मार के दीवार से लगा देती है और यीजे के सर पर पांव रख के दोबारा से उसे शूट कर देती है। अपनी फोर्थ लाइफ में यीजे एक सस्पेक्ट था जिसके फेस पर एक मास्क था और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। बहुत ही खतरनाक लोगों का एक गैंग इसके फेस पर पानी फेंकता है और पूछता है कि उसने लड़की और पैसों को कहाँ छुपाया है। जब यीजे कोई जवाब नहीं देता तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारी आंखें फोड़ देंगे। तभी यीजे कहता है कि वो बात करेगा क्योंकि अभी तक इस बॉडी की मेमोरीज यीजे के माइंड में नहीं आई थी। वो उनसे कुछ वक्त मांगता है, जिस पर वो लोग उसे हथौड़ा दिखाते हुए डराने लगते हैं।